जो एक तैयारी के बीच में दुनिया भर के 10 तरह के जो हर्डल्स आते हैं वो आप समझ पाएंगे। केवल आप इकलौते नहीं है जो आपने फेस किया है। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो उस चीज को फेस करके आगे बढ़े हैं और आज वो बैंक में इंश्योरेंस में एक अच्छी जॉब पे हैं। एंड मैं 2023 बैच में सेलेक्ट हुआ आईबीपीएस पीओ में। करंटली मैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बेंगलोर में पोस्टेड हूँ। सेशन से बहुत हेल्प हुई, बहुत बच्चों को मुझे तो काफी ज्यादा हुई थी। मैं उसको मानता था कि हाँ, ये सेशन बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। क्योंकि मॉक अलग चीज है, एग्जाम अलग चीज है। आप परेशान मत होइए। मॉक में हो सकता है जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा फास्ट चलता है, एग्जाम में स्लो चलता है। मॉक को मैक्सिमम दीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करके जितना आप मॉक देंगे आपका लेवल जो है वो एनहांस होता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, हमेशा मैं आप लोगों के लिए नए नए एक्सपीरियंस लाता रहता हूँ, चाहे कि वो किसी एस्पायरेंट की सक्सेस स्टोरी हो, या फिर कोई नई ट्रिक हो, या फिर कोई नया स्टार्ट हो रीजनिंग में। कुछ भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो हमेशा मैं आपके लिए प्लान करता रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपकी बैंकिंग की तैयारी बेहतर हो। जो एक तैयारी के बीच में दुनिया भर के 10 तरह के जो हर्डल्स आते हैं वो आप समझ पाएंगे। केवल आप इकलौते नहीं है जो आपने फेस किया है। ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो उस चीज को फेस करके आगे बढ़े हैं और आज वो बैंक में इंश्योरेंस में एक अच्छी जॉब पे हैं। और मेरा ये दायित्व तो है कि आपको उन रियलिटीज को समझाया जाए। आप कभी भी ये मत सोचें कि परिस्थितियां केवल आपके लिए खराब होती हैं। हर किसी के लिए परिस्थितियां खराब रहती हैं। आपका वहां पे एक्शन किस तरह का है वो बहुत मैटर करता है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। आज हमारे साथ विशांक राणा है। हाय विशांक, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड। हाउ आर यू सर? या आई एम गुड विशांक। सबसे पहले आप हम सभी को ये बताइए विशांक कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है, और कौन से ईयर में आपका सिलेक्शन हुआ है, और अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? सर मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से। मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने ग्रेजुएट बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। एंड मैं 2023 बैच में सेलेक्ट हुआ आईबीपीएस पीओ में। करंटली मैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बेंगलोर में पोस्टेड हूँ। यानी आप करंट में पीओ हैं और बेंगलोर में एज अ पीओ आप पोस्टेड हैं, राइट? यस सर, डेफिनेटली सर। विशांक, एक सवाल आता है, जैसे आपने कहा कि आप बीटेक हैं और सिविल इंजीनियर हैं। यस सर। तो एक बड़ा एक कॉमन ये क्वेश्चन होता है जो कि आपने शायद इंटरव्यू में भी फेस किया होगा कि यार, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आपने कैसे सोचा कि आपको बैंकिंग में आना चाहिए? सर डेफिनेटली कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंजीनियर ना कर सके। लेकिन थिंकिंग था स्टार्टिंग से, इंजीनियरिंग मैंने ग्रेजुएशन जरूर की थी, लेकिन था कि गवर्नमेंट जॉब एक जाना था स्टार्टिंग में। फिर बैंकिंग सेक्टर मैंने देखा कि एक अच्छा सेक्टर है, लोगों की हेल्प बेटर तरह से हम कर पाते हैं। डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है। और ऊपर से सिलेक्शन की शॉर्ट प्रोसेस थी काफी। हर ईयर में एग्जाम्स आते थे, उस साइड आते थे। तो मैंने एक अटेम्प्ट चाहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपने तो मेरी जर्नी देखी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, लेकिन फाइनल मेरिट में रह गया था। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना आया हूँ तो एक ट्राई और मारा जाए, क्योंकि आगे अगर हो जाता तो क्या प्रॉब्लम है। सेकंड ट्राई में किया तो फिर और बेटर रिजल्ट्स मिले और मेरा सिलेक्शन हुआ। राइट, राइट, राइट। तो मतलब आपने, ये सेकंड ही अटेम्प्ट था आपका जिस पे यस आपका सर। पीओ जो है वो क्वालिफाई हुआ, राइट? यस सर। विशांक, जब हम कभी भी बैंकिंग के लिए सोचते हैं कि चलो यार बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो जैसे आपने भी बैंकिंग के बारे में सोचा होगा और डायरेक्टली आपने सिलेबस देखा होगा, तो बेसिकली हमारे पास 4 सब्जेक्ट जो है वो इनिशियल लेवल पे मिल जाते हैं। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, जीए होता है। आई एम श्योर आपका भी कोई ऐसा सब्जेक्ट एक रहा होगा जो बहुत स्ट्रांग रहा होगा देखने के साथ, और एक ऐसा सब्जेक्ट आपका रहा होगा जो बहुत वीक रहा होगा देखने के साथ। वो आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या था, वीक पॉइंट क्या था आपका, और उस वीक पॉइंट पे आपने कैसे काम करके उसे भी स्ट्रांग पॉइंट आपने बनाया विशांक? इनिशियल डेज में सर क्या होता है कि प्रीलिम्स में जो है रीजनिंग थोड़ा इजी रहती है, तो सबको लगता है रीजनिंग हमारा बेस्ट है, ये है। मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे साथ था कि मैथ्स हमेशा से मेरा बेस्ट रहा है। मैं एग्जाम्स भी देख के आता तो मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आते थे। मेरे को भी लगता था कि रीजनिंग थोड़ा इजी है, मैं कर लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जाके मैं अटक जाता था। तो फिर मैंने मैथ्स को ही चूज किया कि इसको थोड़ा अपना और बेस्ट बनाऊं, जो चीज नहीं आती वो करूं। वीक चीज में आता हूं मैं, तो इंग्लिश मेरे लिए थोड़ा बहुत इश्यू रहा था। क्योंकि मैं उसके थोड़ा फॉर्मूला समझना, लोग कहते थे कि इसकी ट्रिक्स आप समझो, इसके फॉर्मूले समझो, ये सब याद करो, इंग्लिश का जो सब है वो मेरे को नहीं होता था मुझसे। कि मैं एक एक चीज पढूं, पूरा टॉपिक समझूं। मैं प्रैक्टिस से मैंने उसको सीखा है। जितना ज्यादा मॉक में मैं कर सका, जितना ज्यादा मैं समझ सका, वहां से मैंने उसको सीखा।
मैं नहीं कहता कि भाई मैं सबकी तरह हूँ कि सारे इंग्लिश का सब कुछ बेसिक पढ़ लूँ, पूरा याद करूँ, स्ट्रेटजी सीखूं। मैंने कहा मुझसे ये सब नहीं हुआ। मैंने क्लासेस की रेगुलर, टेस्ट दिए जितना ज्यादा हो सकता था, उससे मैंने अपने उसको इम्प्रूव किया। मैंने कहा ऐसे नहीं तो वैसे सही, लेकिन इम्प्रूव करना है कैसे भी करके। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई, जितना मैंने रेगुलर क्लासेस की, कंसिस्टेंसी रखी, या फिर मॉक्स दिए अलग अलग, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई है सर। चलिए, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपसे पूछूं विशांक की, जैसे आपने कहा कि मैथ भी आपके लिए थोड़ा सा बिट चैलेंजिंग था, इंग्लिश भी था, तो इनिशियल लेवल पे इंग्लिश से ही करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं विशांक की, सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हमने 10th में हम हिंदी मीडियम थे, 12th में थे, हमने बीए किया है, हमें इंग्लिश नहीं आती, कैसे हम फोकस करें? तो इंग्लिश में विशांक आपकी बिल्कुल बेसिक से एक अप्रोच जो थी वो क्या थी? बेसिक अप्रोच सर सिंपल है, जिसको नहीं आती आप पढ़िए। सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़िए, लाइन वाइज पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप एक दिन में परफेक्ट हो जाएंगे। नोबडी इज परफेक्ट, सब अपना पढ़ के ही हुए हैं। जो भी आपके सामने अगर इंग्लिश में अच्छा कर रहा है तो वो पहले से तैयारी ही कर रहा है, पढ़ ही रहा है उस चीज को। आप भी पढ़िए, आप भी अच्छा करेंगे। अगर आप ट्राई नहीं करना चाहेंगे तो फिर कैसे होएगा? कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें तो आती ही नहीं है, हम हिंदी मीडियम से, लेकिन आप पढ़ोगे तो बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम से वो अच्छा भी कर रहे हैं, वो इंग्लिश भी कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश सर बेसिक वही है कि आप वोकैब सीखिए, आप पढ़िए उसको, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि उसमें कोई फॉर्मूला लगता हो, ट्रिक लगती हो, नहीं, उसको आप पढ़ के ही सीख सकते हैं। राइट, राइट, राइट। और मैथ्स की एक बेसिक अप्रोच विशांक आपकी क्या थी? वो बच्चे जो मैथ्स में बहुत वीक है, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? मैथ्स का सर मेरा बेसिक ये था कि मैंने पहले जितना ज्यादा हो सकता ट्रिक को सीखा। उससे पहले वह था, हर टीचर कहता है कि आप जितने भी होते हैं फॉर्मूले तो कभी नहीं कोई बोलता, लेकिन स्क्वायर रूट्स आप याद कर लो, क्यूब्स रूट्स कर लो, वो सब याद कर लो। अगर वो आपको आ गया तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं। एक आप ट्रिक एक बार सीख लो, ये मैं हर किसी को कहूंगा कि आप एक बार ट्रिक सीख लो, फिर जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगा। ये नहीं कि आपने एक बार ट्रिक सीखी फिर क्लास कर ली हो गया। आप मॉक दीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरह के देखेंगे, उतना ही आपका बेटर होता जाएगा। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम उस टीचर की क्लास कर रहे हैं, उस टीचर की क्लास कर रहे हैं। टीचर सभी अच्छे होते हैं, आप किसी एक को परमानेंट रहो, चार जगह जाओगे तो हर किसी का अपना अलग मेथड है, कंफ्यूजन भी होएगा। तो इसलिए एक जगह ट्रिक सीखो और फिर प्रैक्टिस करो, हर चीज होती है, पॉसिबल है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है विशांक जो शायद जब आप तैयारी करने आते हैं तभी आपको देखने को मिलता है। उससे पहले आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन में शायद नहीं देखा होता है। और आपने कहा कि रीजनिंग में आपको इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम भी आती थी, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे पजल वगैरह हो गए, इसमें बेटर करने के लिए आपका क्या एक संदेश होगा? रीजनिंग सर मैंने स्टार्टिंग से आपको ही फॉलो किया था। स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस देखता था, तो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे कर रहे हैं। मैं पहले वेट करता था कि आप कैसे सोल्व कर रहे हो, पूरा देखना उसको, उसके बाद खुद सोल्व करना धीरे धीरे, कि मैं कैसे अप्रोच सर कर रहे हैं, कैसे मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में होता था कि पहली लाइन से पढ़ते चलो, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जो हाँ इस इनिशियल होना चाहिए, पहले पॉइंट को पकड़ो कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। उस चीज को मैंने समझा धीरे धीरे। उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिस किया तो और जल्दी बनने लगा। पहले टाइम लगता था, फिर रिकॉर्डिंग से देख के मैं डरता था कि बच्चे इतना फास्ट कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, इसलिए लाइव क्लास नहीं आता था। लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि मैं भी कर पा रहा हूँ, फिर लाइव क्लास मैंने ज्वाइन की। तब मेरे को लगा कि हाँ मैं और बेनिफिशियल मेरे लिए हो सकता है, और अच्छा मैं अप्रोच कर सकता हूँ। कोई रीजनिंग में स्टार्टिंग में मेरे को कुछ पजल्स थी जो मुझसे नहीं बनती थी, जैसे स्क्वायर वाली हुई या एक दो और थी। वो उस चीज में होता था, फ्लैट एंड फ्लोर में बहुत कंफ्यूजन होता था। लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, उसको समझा जितनी बार, मेरे से नहीं बनी कोई बात नहीं, आज नहीं बनेगी, मैं पहले देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, कल तो बनेगी। ऐसा नहीं कि मैं बार बार गलतियां ही करूँ, एक दिन सीख लूंगा, कल बन जाएगी। इससे मैंने अप्रोच किया सर उसको। टॉप 10 का जो एक सेशन विशांक मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें एक कंपटीशन की एक भावना को देख के, और उस पे बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस भी था। विशांक, आपका अनुभव उसमें क्या रहा है, और आप कितना मानते हैं कि चूंकि बैंकिंग में प्रीलिम्स में स्पीड मैटर करती भी है, और उस सेशन से हम अपनी स्पीड बना सकते हैं, कितना आप इस चीज को देखते हैं? डेफिनेटली सर, उस सेशन से बहुत हेल्प हुई, बहुत बच्चों को हुई, मुझे तो काफी ज्यादा हुई थी। मैं उसको मानता था कि हाँ ये सेशन बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि हम टॉप 10 में आए, हम अपना बेस्ट करें। तो एक स्पीड मेंटेन हर कोई करता था। लेकिन वहां पे एक चीज और भी थी कि सिर्फ स्पीड ही नहीं, आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। कुछ लोग थे भले स्पीड कम हो गई लेकिन एक्यूरेसी में आ गए, अच्छा कर लिया। तो वही था कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। सिंपल यही था सर। उसमें इतना हेल्प था कि कंपटीशन फील होता था कि आप लाइव बैठे हैं, आपसे लोग और भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको और अच्छा करना है। हर किसी का यही रहता था कि मैं अपना अच्छा करूं, बेस्ट दूं, स्पीड से करूं, तो उससे टॉप 10 में आना है। एक अच्छी बात लगती थी सर,
कि एक टीचर आपका नाम वहां पे ले रहा है इतने लोगों के सामने, तो उस चीज को हर कोई चाहता था। उसी ने कंपटीशन लोगों में अच्छा किया, ये हेल्दी कंपटीशन बढ़ाया कि हर किसी ने अपना बेस्ट देना चाहा वहां पे। बिल्कुल, उस सेशन के काफी बेनिफिट भी हुए हैं, ये मैंने भी देखा है। और बहुत सारे बच्चे उसमें कंपटीशन में, एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है उसमें उन्होंने अपने आप को डेवलप भी किया, जिसका फायदा उन्हें एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से हुआ। विशांक, जीए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी है। मतलब लोग कहते हैं कि सर, मतलब बैंकिंग में कितना पढ़ें, कहाँ तक पढ़ें, क्या स्टैटिक में क्या पढ़ें, जो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है, करंट अफेयर को किस लेवल तक जाए, है ना, मोदी जी आज यहाँ है, कल वहां पहुंच गए, अब फिर से उनके बारे में पढ़ा जाए। मतलब अलग अलग सवाल होते हैं कि जीए की परफेक्ट अप्रोच क्या है। तो विशांक, आपकी अप्रोच क्या थी, और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा जो जीए में बहुत परेशान हो जाते हैं? जीए में सर मुझे भी इश्यू था, नहीं होता था स्टार्टिंग में, लेकिन ये था कि रेगुलर आप क्लास करो, डेली उसको रिवाइज भी करो। मंथली रिवीजन करो चाहे वीकली रिवीजन करो। मेरा ये था कि मैं डेली पढ़ना है, उसके बाद वीकली जो क्लासेस होती थी उसको रिवाइज कर लिया, फिर मंथली होती थी उसको दोबारा रिवाइज कर लिया। तो उस चीज से बहुत हेल्प मिलती है। एक चीज को बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगी आपको। वो न्यूज ही है और तो कुछ नहीं है, अपने इंडिया के बारे में या वर्ल्ड के बारे में है, तो प्रेजेंट के बारे में ही, तो ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे। आपको याद रहेगी, लेकिन बार बार रिवीजन जरूरी है। आप आज लाइव क्लास करके छोड़ दोगे कि हमने तो क्लास कर ली उसके बाद नहीं पढ़ा, तो फिर वो रिमेंबर नहीं रहता, एग्जाम में भूल जाते हो। उसका सिंपल यही है कि आप पढ़िए, लाइव क्लास में पढ़िए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, तो पक्का सब कुछ याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विशांक, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है, कि एक स्टूडेंट लाइफ में मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है? और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एज अ टीचर हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप अगर बेसिक से आपका फंडामेंटल क्लियर हो रहा है तो आप सेक्शनल मॉक को देना स्टार्ट करिए, और जब आपके लगभग टॉपिक क्लियर होने स्टार्ट हो तो आप कंप्लीट मॉक भी आप दीजिए। मॉक की भूमिका एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी होनी चाहिए, विशांक? मॉक की भूमिका सर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक लगाना, क्योंकि बिना मॉक के आप जान नहीं सकते कि एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा। वो आपको भले ही रियल एग्जाम नहीं, लेकिन फील तो दिलाता है कि आप टाइमर के साथ आप कर रहे हैं। आप एक प्रेशर रहता है कि टाइम खत्म हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस टाइम पीरियड में मैं क्या करूंगा, कितना टॉपिक को क्या टाइम देना है, वो सब देना है। अगर आप मॉक नहीं दोगे, उसके बिना एग्जाम देने जाओगे, तो ना स्पीड आएगी और एग्जाम में परेशान और हो जाओगे। मॉक आपको फील कराता है कि कुछ लोग होते हैं कि हमारे मॉक में ज्यादा मार्क्स आते हैं, एग्जाम में नहीं आते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मॉक अलग चीज है, एग्जाम अलग चीज है, आप परेशान मत होइए। मॉक में हो सकता है जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा फास्ट चलता है, एग्जाम में स्लो चलता है। तो आप मॉक में थोड़ा एक्स्ट्रा ला रहे हैं तो एग्जाम में इतना लाइए कि आप क्लियर कर पाए। या फिर ऐसा होता है कि मॉक आपको टफ लगता है कि यार ये मॉक इतना टफ हो गया, एग्जाम में क्या होगा, तो मॉक उस लेवल का बनाया जाता है कि आप एग्जाम आराम से क्लियर कर सकें। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मॉक जितना ज्यादा आप दोगे सर उतना हेल्प होती है। मेंस में लोग मुझसे पूछते हैं कि मेंस के मॉक में कैसे करें, सेक्शनल या वो, तो मैं बोलता हूँ कि आप पूरा मॉक दीजिए एटलीस्ट, क्योंकि मेंस में 2.5-3 घंटे बैठना होता है, उसकी तो आदत पड़े। क्योंकि इजी नहीं है 3 घंटे लगातार एक ही जगह पे बैठे रहना फिर उसको सोल्व करते रहना। ऊपर से मेंस टफ भी आता है, तो आपको आदत पड़ेगी उस चीज के लिए। आपको पूरा पूरा मॉक दीजिए, आप टाइम दीजिए अपने खुद को, तभी आप कर पाओगे। मैं अपना पर्सनल बताऊं सर, सिलेक्शन से पहले अप्रोक्स 300+ मैंने मॉक्स दिए थे टोटल मिला के, तीन तब सौ जाके से मेरा ज्यादा सिलेक्शन आपने हुआ मॉक? है। 300 ज्यादा मॉक दिए थे सर मैंने, अलग अलग चैनल्स को मिला के, तभी जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं मानता हूँ ये चीज, क्योंकि लास्ट ईयर पे आ गया था, इतने मॉक में दे चुका था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं कोई भी प्रीलिम्स दूंगा आराम से क्लियर कर लूंगा। इसलिए मेंस पे ज्यादा फोकस करने लगा था फिर। नहीं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने संदेश दिया है सारे बच्चों को, क्योंकि 300 से ज्यादा मॉक देना ये अपने आप में एक आपका डेडिकेशन दिखाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब तो मैं कोई भी प्रीलिम्स दूंगा तो वो क्वालिफाई कर लूंगा। ये कब आता है? जब आपने अनलिमिटेड, जिसे कहते हैं इन्फिनिटी, आपने इतने मॉक दे लिए हैं कि आपको पैटर्न समझ में आता है कि कैसे अप्रोच करनी है, कौन से तरीकों को आपने रीजनिंग में इंप्लीमेंट करना है, मैथ्स में या इंग्लिश में। तो ये मेरा मैसेज सारे बच्चों को है विशांक के द्वारा, कि मॉक को मैक्सिमम दीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करके जितना आप मॉक देंगे, आपका लेवल जो है वो एनहांस होता चला जाएगा। विशांक, क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है जो वैसे तो हम जिंदगी भर सुनते हैं। मतलब चाहे आप 5वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, कॉलेज में हो, इवन आज आप पीओ भी होंगे, तब भी आप कहीं ना कुछ सुनते ही होंगे। और ये चीज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमें हमेशा सुननी पड़ेगी, चाहे हम कितने भी बड़े पद में क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन हमें ये तब ज्यादा अखरता है जब हम तैयारी कर रहे हैं और कोई हमारी तैयारी पे सवाल उठाता है, और वो सवाल उठाने वाले कोई गैर नहीं होते हैं,
तो सवाल उठाने वाले भी हमारे अपने ही होते हैं, हमारे दोस्त यार हो गए, हमारे रिलेटिव हो गए, है ना। जो भाई अगर आप 6 महीने से 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो एक सवाल आ जाता है कि यार पिछले साल भी तो ये तैयारी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, क्या हुआ इनका। और बहुत सारे बच्चे विशांग इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा कि सर मुझसे हो ही नहीं पाएगा। इवन इसमें एक सवाल मैं और ऐड करूंगा कि फेल्योर, आपने एक मॉक आप पेपर दिया, वो पेपर आपका नहीं क्वालिफाई हुआ, और आपके अगल बगल 2 3 4 दोस्तों का हो गया, और आप रोने बैठ गए कि यार मुझसे नहीं हो सकता है, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम श्योर विशांग ये सिचुएशन आपने भी देखी होगी। तो बिल्कुल सर, आपका डेफिनेटली। आपका एक अनुभव क्या रहा है विशांक, आपने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, और वो बच्चे जो इस सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं, आपका संदेश क्या होगा। सर डेफिनेटली क्रिटिसिज्म भी आता है, फेल्योर भी आता है, सब कुछ आता है, मेरे साथ भी था। ये था कि जो रिलेटिव्स हमें वैसे मतलब नहीं रखते थे, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो और जानबूझ के पूछते हैं कि रिजल्ट आया, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे को उनसे सर कभी फर्क नहीं पड़ा, मेरे फैमिली बहुत मेरे को सपोर्टिव थी। बोलते थे कोई नहीं, इस बार नहीं होता अगली बार हो जाएगा। मैंने सर जब तक मेरी अगस्त 2021 में मैंने शुरू किया था एंड अप्रैल 2023 में सिलेक्शन हुआ, तब तक मैंने घर से बाहर जाना छोड़ दिया था लगभग। कि मैं मोबाइल भी एक तरफ रख देता था पढ़ाई के टाइम पे, कि मेरे को मतलब नहीं है किसका कॉल आ रहा है, किससे मिलना, नहीं जाऊंगा मैं। मेरे को अपनी पढ़ाई से मतलब, मेरे को सिर्फ वो चाहिए। मेरे को खुद पे भरोसा है, मेरी फैमिली को मुझ पे भरोसा है, तो मैं कर लूंगा। कोई क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मदर को सर बहुत लगता था, लोग बोलते थे तो मम्मी कहती थी कि एक तू कर ले एक बार, फिर जवाब देंगे। मैं कहता था कोई जरूरत नहीं है, हो जाए हमारा काफी है, क्यों किसी को कुछ बोलना है। फेलियर सर डेफिनेटली सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क फाइनल मेरिट में मैं रह गया। उसके बाद सेकंड टाइम में आरआरबी पीओ में दिया, एक डॉक्यूमेंट की वजह से मेरे को इंटरव्यू अलाउ नहीं हुआ क्लियर करने के बाद भी। तो बहुत फेलियर देखा, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो डेफिनेटली। जबकि 10 दिन बाद मेरा आईबीपीएस पीओ का मेंस था, उससे पहले मेरे साथ ये हुआ था। तो डेफिनेटली रोना सबको आता है, लेकिन मैंने खुद को ये कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं इस जॉब के लिए नहीं था, मैं इससे बेटर के लिए हूँ, और बेटर मेरे को मिल जाएगा। फेलियर हर किसी के, अब नहीं तो अगली बार करूंगा, क्या गलती थी वो देखूंगा। वो चीजें सीखनी है सबको, रोने नहीं बैठना है कि ठीक है मेरा नहीं हुआ क्या होगा। अभी बहुत एग्जाम हर साल आते हैं, आप खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई एग्जाम अगली बार आपको निकाल ही ना सके। ये देखो गलती कहाँ की है, किस चीज में रह गए, मेंस में रह गए, इंटरव्यू में रह गए, क्या चीज में गलती हुई है। फेल्योर ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट बार में कर जाए, इतना कोई टैलेंटेड नहीं होता है सर, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है। तो वही है कि आप, गलती होती है उसको सुधारो, फेल्योर कहाँ हो रहा है, क्या दिक्कत है, उस चीज को इम्प्रूव करो, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। और विशांक, पर मेरा एक और चीज थी, मैं ये हमेशा बोलता था। कुछ लोग कहते थे कि इस बार इतनी कम सीट आई है, सिर्फ 1600 आई है, 1500 आई है। मैंने कहा कितनी भी आई हो, मेरे को सिर्फ एक चाहिए, बाकी कोई कितनी भी ले मेरे को क्या फर्क पड़ता है। एक सीट मेरे लिए होनी चाहिए बस, इतना मेरे को करना है अपने लिए। तो वो अगर सोच के चलेंगे हर कोई, तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। विशांक, एक जैसे अभी हम जॉब पे हैं, तो पहले हमने एक क्रिटिसिज्म का दौर देखा होगा, एक वो लाइव मुझे विशांक जरूर बताइए कि जॉब मिलने के बाद लोगों के थॉट में, लोगों के विचारों में और लोगों के तरीके में कितना बदलाव आया जब वो इसके बाद आपसे मिले तो काफी बदलाव आया सर, काफी लोग थे कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ फ्रेंड्स मेरे ऐसे भी थे जिनके शहर में जाके मैंने एग्जाम दिया। वो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे 4 साल से। मैं उनके शहर में एग्जाम देने गया, मैं उनको कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। और जब सिलेक्शन हुआ तो उनका कॉल मुझे आया कि भाई हमको तैयारी करनी कैसे करनी है, हेल्प कर दे। मैंने डेफिनेटली डेफिनेटली मैंने उनकी हेल्प की कि भाई मैं तुम जैसा नहीं हूँ, ठीक है तुमको हेल्प चाहिए, आई विल, मैं करूंगा। क्योंकि मेरे लिए मेरे दोस्त हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत लोगों के साथ चेंज है, बहुत लोगों के साथ हुआ है ऐसा। नहीं, ये एक अपने आप में बड़ा एक मतलब कि आप उनके शहर में गए, आप कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, और कल आपका सिलेक्शन हो जाता है, तुम आपसे कह रहे हैं कि तैयारी कैसे करें। तो डेफिनेटली तो बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे सर, डेफिनेटली हुआ है मेरे साथ। ये समय का परिवर्तन होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी जो दौर टेम्परेरी है, उसमें आप यकीन मानिए कि अगर आप 4 गाली खा रहे हैं, तो कल वो गाली देने वाले 10 जगह आपकी तारीफ करेंगे। तो हमेशा सेल्फ बिलीव जरूर रखना चाहिए, और खुद पे विश्वास जरूर होना चाहिए। विशांक, हम लोग जब नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो बहुत बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि यार ये पर्क्स मिल रहे हैं, ये अलाउंसेस मिल रहे हैं, ये हमें जो है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें क्या क्या ये होती हैं विशांक, और कितनी मतलब बैलेंस लाइफ होती है बैंकिंग की। तो बैंक में आप आओ तो काफी कुछ मिलता है, ये बात तो सच है।
बहुत सारे अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। बैलेंस लाइफ तो ये है कि वर्क हर जगह है सर, आपको करना है, आपको लगेगा कि नहीं ज्यादा है ये है वो तो हर जगह होता है, लेकिन उसके बदले आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब है। मैं बेंगलोर में पोस्टेड हूँ, मेरा बैंक जो है मेरे को हाउस रेंट मेरा मेरे को पे करता है। उसके अलावा हर मंथ का मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल जो भी यूज होता है मेरा मेरे व्हीकल में, या फिर आपका न्यूज़पेपर कुछ भी है वो सब कुछ मेरा बैंक देता है। क्वार्टरली क्लीनिंग देना है, ईयरली हेल्थ का, एंटरटेनमेंट का, हर चीज बैंक प्रोवाइड करता है आपको। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बात फर्क ये है कि आप किस नजरिए से देखते हैं। लोगों को दिखता काम ज्यादा है, लेकिन ये नहीं दिखता आपका फैसिलिटी कितनी मिल रही है। एक एक ये सवाल मैं इस पे ऐड करूंगा ही विशाल, क्योंकि हमने कहीं ये भी सुना है कि बैंक में प्रेशर बहुत होता है, मतलब बहुत काम करवाया जाता है, मतलब बैंक तो नहीं जाना चाहिए। अरे भाई ये तो मतलब हद काम है इसका मतलब विशाल क्या तर्क है आपका? काम कुछ नहीं है सर, काम होता है हर जगह होता है वो। आप डिपेंड ये कि आप ज्यादा फील कर रहे हैं। भाई बैंक का अगर आपके में बैंक में ज्यादा काम है तो ऑब्वियसली अच्छी बात है कि आपका बैंक तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अगर किसी बैंक में काम ही नहीं है तो समझ लो उस बैंक का तो मतलब ही नहीं है ना, कि कस्टमर ही नहीं आ रहा है। क्या क्या यूज है उसका, कोई है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर आते हैं, ज्यादा काम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बैंक को लोग पसंद करते हैं, प्रोग्रेस हो रही है। तो वो एक प्लस पॉइंट है आप ही के लिए। काम हर किसी के लिए, आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही आपके लिए भी बेनिफिशियल है। लोग आपको जानेंगे, आप अपर लेवल पे जाएंगे। वरना बहुत सारे एम्प्लॉयज उनको कोई जानता ही नहीं है, उस चीज का फर्क पड़ता है सर। एक चीज विशांक हमने ये भी पढ़ी है नोटिफिकेशंस में कि आपकी जो ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बहुत अच्छे लेवल पे आपकी ग्रोथ जो है वो होती चली जाएगी। ये बात कितने हद तक वैलिड है, इसको आप जरूर समझाइए। वैलिड है बिल्कुल सर, जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जितना अच्छा आप अपने बैंक के लिए करेंगे, तो अपर लेवल के लोग भी आपको जानेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस के चांस ऑब्वियसली होते हैं। आप नहीं कर सकते, लेकिन आपसे अपर जो आपका अगर ब्रांच हेड है या आपका रीजनल हेड है, वो आपको रिकमेंड करेगा किसी अच्छी चीज के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए, या फिर अच्छी जगह पोस्टिंग के लिए। तो आपकी परफॉर्मेंस पे हर चीज डिपेंड है। आप अच्छा वर्क करो, ऑनेस्टी से करो, क्या जाता है, आपको ना किसी से कुछ लेना ना देना है। तो बिल्कुल। वही है सर। बिल्कुल। विशांक, एक जो कॉमन बच्चों का प्रॉब्लम होता है वो मेंस का सेशन, जो मेंस का एक जो पार्ट होता है प्री के बाद, जनरली देखा गया है कि जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं वो सेम अप्रोच उनको लगता है कि वो मेंस में भी लेके जाएंगे। मतलब अगर आपने प्रीलिम्स को स्पीड में किया है तो आपको लगता है कि आप मेंस को भी स्पीड के माध्यम से आप कर पाएंगे। जबकि इन डेटा 70 to 75% बच्चे ऐसे में गलती कर जाते हैं। मतलब उन्हें एक बार, दो बार, तीसरी बार में रिकॉल होता है कि भाई ऐसी चीजें मुझे नहीं करनी है। जो मेंस है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड होता है, स्पीड ओरिएंटेड नहीं होता। आपकी अप्रोच विशांक मीन्स के रिगार्डिंग कैसी थी, और स्पेशली जो मैथ्स और रीजनिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस थे उनको आपने कैसे बैलेंस किया? सर मेंस को हर कोई, मैंने देखा है, बच्चे समझते हैं कि बहुत टफ है, हमसे ये नहीं बना वो नहीं बना। अरे सब कुछ क्यों बनाना है, सारे थोड़ी करने होते हैं, स्पीड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पासिंग होने लायक करना उतना है। मैंने सर हमेशा वो ढूंढा है जो मेरे को मार्क्स दिला सके। मार्क्स फाइंड करने के क्वेश्चन ही मैंने हमेशा अटेम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में मैं हमेशा ढूंढता था कि लॉजिकल रीजनिंग मैंने सीख ली, डाटा सफिशिएंसी सीख ली, मशीन इनपुट आउटपुट सीख लिया, क्योंकि वो मार्क्स आपको देंगे, बढ़ा के देंगे। पजल आपका टाइम वेस्ट करेगी, उसमें अगर मैं लग जाऊंगा तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। बहुत सारी पजल्स आती हैं, टफ भी होती है, कोई इजी भी होती है, तो जो इजी होती है उसको मैं देख के कर लेता था। वरना ज्यादातर मैंने उन्हीं पे फोकस किया, डाटा सफिशिएंसी कर लिया, मशीन इनपुट आउटपुट कर लिया, या फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिए। उनकी वजह से मार्क्स काफी इंक्रीज हुए। और कट बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि मैंने मिस्टेक्स के चांसेस कम रहते हैं अगर उनको सीख लो तो। आप टाइम टेकिंग भी उतना नहीं होता है वो। लोगों को लगता है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस उनके होते हैं अगर आप एक बार सीख लें तो। सेम मैंने मैथ्स में किया है, डीआई में को कम टाइम देके Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी, अरिथमेटिक, इन लोगों की चीजों को ज्यादा टाइम दिया है कि इनको मैंने अगर अटेम्प्ट कर लूँ तो मार्क्स मेरे आ जाएंगे। क्योंकि जबकि डीआई इतना टफ हो गया है कि अगर मैं उसको टाइम दूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। इसलिए सर मेंस का हमेशा अप्रोच रखो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो, लेकिन मार्क्स निकालने के लिए करो। बिल्कुल बिल्कुल। विशांक, क्या आपने तैयारी से पहले क्या जॉब भी करी थी क्या कहीं? नहीं सर, जॉब नहीं थी मेरी, सिर्फ तैयारी मैंने डायरेक्ट स्टार्ट की थी। 2021 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके हम्म। बाद सिर्फ प्रिपरेशन मैंने किया, जॉब वॉब कुछ भी नहीं थी मेरे पास। हम्म। पहली जॉब है मेरी सर ये। मतलब आपका कोई प्राइवेट जॉब का अनुभव ऐसा नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है। विशांक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपने लगभग जितने भी क्वेश्चन एक बच्चों के हो सकते थे वो सब कुछ मैंने आपसे पूछे हैं। आप मुझे एक
ऐसा मंत्र बताइए जो हमारे लाइव स्टूडेंट्स भी अभी देख रहे हैं कि सर देखिए, कर तो हम सब कुछ रहे हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, मॉक भी दे रहे हैं सर, उसके बाद हर वो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो तैयारी को बेहतर कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ मिस हो रहा है। तो विशांग का एक वो मूल मंत्र क्या है कि यार, इस रास्ते से चलोगे तो काम बन जाएगा, इस रास्ते से चलोगे तो काम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। वो ऐसे कौन से टॉप मूल मंत्राज हैं जो विशांग जो है वो प्रोवाइड कर दें ताकि बच्चे जो है वो प्रॉपर उसको फॉलो करके इस साल सिलेक्शन ले ही लें? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई खास मूल मंत्र नहीं था। मैंने बहुत बेसिक चीजें ही की हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं की, कुछ नहीं की। जनरली सुबह से लेकर दोपहर तक की क्लास लाइव करना, उसके बाद मॉक लगाना, और अगर कोई रिवीजन क्लास होती शाम को, बस वो करना। मैंने कभी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया कि इस टीचर का कर लूँ या दो और टीचर करा रहे हैं उनका कर लूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा, कभी नहीं चाहा कि मैं फालतू का सीखूं। मैं जिस टीचर से कर रहा हूँ उस पर ट्रस्ट रखा कि एक ही टीचर का मेथड मेरे लिए काफी होगा। उससे मैंने हमेशा से किया है। उसके अलावा रिवीजन ही और मॉक ही मेरी हेल्प ज्यादा रही है सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं विशांग। वाकई आज जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों के लगातार मेरे पास डाउट आते हैं वो सब कुछ आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एंड वंस अगेन विशाल, चूंकि विशांग आप IBPS PO के थ्रू अभी बैंगलोर में पोस्टेड हैं, आपको सबसे पहले इस चीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और मुझे मालूम है कि यहाँ भी आप रुकेंगे नहीं, अभी आपकी जर्नी और लंबी होने वाली है। तो आगे के लिए भी जो भी आपने बेस्ट प्रिपरेशन करी है या आपने कर रखी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी वहां भी पहुंचे। थैंक यू सर। और विशांग के लिए मैं जरूर अपने शब्दों में ये कहूंगा कि जैसे इनको मैं आई थिंक तब से जान रहा हूँ जब इन्होंने तैयारी की शुरुआत करी थी, और बहुत डेडिकेटेड एक होते हैं। देखो, एज अ टीचर हमें एक स्टूडेंट तब पता चल जाता है कि इसके अंदर वो चीज करने का है जब आप डाउट पूछते हो। मतलब एक आपके मन में सवाल उठना ही आपकी पहली निशानी है कि आप जो है वो अपने कैरियर के प्रति काफी सीरियस हैं, और वो चीज विशांग में हमेशा से थी। और इन्होंने इनिशियल लेवल पे जिस तरह से अपने आप को पुश किया, लगातार सीखते गए, लगातार चीजों को एनालाइज करते गए, उसका फायदा हमने देखा कि जैसे आपने कहा कि एक ही एग्जाम जो था जो बिगड़ा था, अगला जब इनने अटेम्प्ट दिया तो उस पे ये IBPS के PO के अधिकारी बन गया। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप 5 महीने की तैयारी करें या 2 साल की तैयारी करें। डेडिकेशन अगर आपका है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, और आपको सिर्फ फोकस करने की आवश्यकता है, बाकी तो सब कुछ आपके पास है ही। विशांक, क्या कहेंगे? डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। जो है भी ना? प्रिपेयर कर रहा है उसकी लाइफ में एक चीज और मैटर करती है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। मेरे साथ जितने मेरे दोस्त थे सब पढ़ने वाले थे, सबका सिलेक्शन हुआ है मेरे साथ, आप जानते ही हो। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स बनाओ। हम लोगों का ग्रुप था, हम लोग डिस्कस करते कि मैंने ये मॉक दिया है तो ये वाला अच्छा है, तूने ये दिया, तू बता कौन सा वाला अच्छा है। तो हम लोग कहते थे कि ये मैंने दिया, तू ये ट्राई कर। ऐसे हम लोगों का चलता था। अभिषेक वर्मा को आप जानते ही हो। तो ऐसे हम मेरे दोस्त थे सब लोग, तो हम यही चलता था, आप अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाओ जो आपके साथ पढ़ाई करें, अच्छे से करें, तो आपका डेफिनेटली होगा और सबका एक साथ होगा। हाँ, मतलब सराउंड आपका बहुत मैटर करता है ना? आप मैटर करता है डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, आप किस तरह के, वो एक कहावत है, बहुत बहुत पहले एक अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि आप किन 4 दोस्तों के साथ खड़े हो, बस वो बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। तो ये बहुत बहुत वाजिब लाइन है। इसलिए हमेशा सराउंड को बहुत वाइजली चुनिए, क्योंकि ये आपका करियर शेप कर रहे होते हैं। और जीवन को भी बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास अच्छा सराउंड जरूर होना चाहिए। आई होप आज हम सभी ने विशांक से बहुत कुछ सीखा है, और इनकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी इन्होंने तरीके बनाए हैं, जो भी इन्होंने लाइफ के मूल मंत्र हमें सिखाए हैं, हम इन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि जितना कुछ इन्होंने एक्सपर्टीज अपनी दी है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो यस, 2024 का सिलेक्शन ईयर हमारा जरूर बनेगा। विशांक, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल के लिए, आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और विशांक राणा से बात कर रहे होंगे, और उनकी भी सक्सेस स्टोरी को प्रॉपर सुनने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय थैंक हिंद। यू सर। थैंक यू।